हम लोग सबसे पहले अभी जो क्लास करेंगे इसमें बीपीएससी का मेन मुख्य परीक्षा ही सबसे ज्यादा टफ होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पीटी पास कर जाते हैं। पीटी पास करने में एसएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, थोड़ा भी बढ़िया तैयारी है तो पीटी पास होगा। लेकिन ऐसे कई परसेंट में बच्चे हैं जो पीटी पास होने के बाद मुस्कुरा करके मेंस नहीं देते। बात समझ रहे हैं? उन्हें मालूम है कि मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव नहीं है। दरोगा का मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव है, तो जैसे पीटी वैसे मेंस। लेकिन बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में क्या है, आपके अंदर का जो भी व्यक्तित्व है वो हर चीज कॉपी पर रिप्रेजेंट हो जाए, इसके लिए आपसे उतने घंटे लिखवाने का काम किया जाता है। शुरुआत में पहला आप जानते हैं सबसे फर्स्ट हिंदी का पेपर आपका है। पहला दिन यही होते हैं मेंस में। जो लोग पीटी पास होते हैं उनको फर्स्ट डे हिंदी का एग्जाम देना होता है। पता नहीं पीडीएफ लगा है कि नहीं, चलिए है पीडीएफ तो इसी पर टाइम बचेगा हमारा। मुख्य परीक्षा में सबसे पहले हिंदी का आपका एग्जाम हो, और हिंदी केवल जस्ट क्वालिफाई है। 100 नंबर में 30 नंबर लाना है, इसका नंबर जुटता नहीं है। मतलब ये सभी बच्चे, आप बीपीएससी के हिंदी को क्वेश्चन देके आप मुस्कुराएंगे कई बार। 9, 2, 11 होना मुहावरा भी पूछे हुए, मतलब ले देखे है कि इसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। जो लड़के पीटी परीक्षा में मान ले कटअप 110 है, किसी बच्चे का 110 आया, किसी बच्चे का 111 आया, किसी बच्चे का 140 आया, जितना आया सब धन 22 पसेरी, मतलब सब बराबर है। आप पीटी का बाउंड्री पास हो गए हैं तो ये नंबर न तो आगे जुटेगा, नहीं आगे किसी प्रकार का इसका कोई वेटेज। ये सिर्फ और सिर्फ एक पात्रता है कि आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी पीटी के लिए बहुत विद्वान की आवश्यकता नहीं है। एक नई रणनीति से बस क्वालिफाई करें, ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। अब मुख्य परीक्षा ही आपको रैंक निर्धारित करेगा, जिससे पता चलेगा कि आप रजिस्ट्रार बनेंगे, डीएसपी बनेंगे या फिर अन्य किसी विभाग में जाएंगे। तो इसके लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे की हिंदी के परीक्षा होते हैं। इसमें बच्चा कोई नहीं भी पढ़ता है तो बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है, केवल अच्छा निबंध लिखने आ जाए, संक्षेपण करने आ जाए और एक बार व्याकरण केवल एक नजर देखे रहे। सेम क्वेश्चन रिपीटेशन भी इसमें होता है, तो कोई बहुत समस्या इसमें नहीं। दूसरी बात, अब यहां से यह तीनों ही मेन निर्णायक होता है। इसमें सबसे पहला है जीएस पेपर 1, ये आपके 300 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 2 यह भी 300 नंबर का होता है, और ऑप्शनल, यह आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है यह भी 300 नंबर का होता है। अब तो आसान हो गया, हम लोग समय ऑप्शनल भी 2 पेपर लेना पड़ता था, एक ऑप्शनल फर्स्ट, एक ऑप्शनल सेकेंड। हम लोग परीक्षा मुख्य परीक्षा देते थे तो बड़ा आनंददायक होता था, प्रतिदिन सेंटर चेंज हो जाते थे, एक विषय से दूसरा विषय में अच्छा गैप होता था। पहले हम लोग के समय था कि ऑप्शनल क्या लें, तो इसके लिए पिछले साल का प्रोग्राम देखते थे कि जीएस पेपर 2 के बाद जस्ट ऑप्शनल क्या हो। अब फिक्स्ड होता था कि पहले हिंदी हो गया तो हिंदी वाले लोग को टाइम नहीं मिले, अब वही एंथ्रो है चाहे दूसरा है तो उनको अब हर दिन ऑप्शनल अलग अलग सब्जेक्ट का, तो किसी का टाइम 4 दिन मिला, किसी को जीएस पेपर 2 के बाद ही 15 दिन का समय मिल जाता था। तो 15 दिन काफी है, जो बच्चे एकदम सीरियस है 15 दिन में सही हो जाए। इसमें जीएस पेपर 1, 2 में भी गैप होते थे, लेकिन पिछले बार बीपीएससी इतना धुआंधार एग्जाम लिया, तो लगातार 4 दिन का शेड्यूल दिया, 3 ही दिन का शेड्यूल था। 3 दिन का शेड्यूल दिया, एक दिन हिंदी, आज दूसरा दिन कहा कि पहला सिटिंग फर्स्ट पेपर, दूसरा सिटिंग सेकंड पेपर, एक ही दिन में निपट जाओ आप बस। उसके बाद कहा कि ऑप्शनल जाओ निकलो, गैप उप का जरूरत नहीं।
और ऑप्शनल भी कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं, जो चुना है बैठो, वही एक ही दिन में सब निकलो। ये गंगा स्नान हो गया, पूरे ऑप्शनल सब एक जैसा हो गया। तो आपका भी लगभग वही होगा, कोई ऑप्शनल लेने से कोई गैपिंग वगैरह नहीं। इसके बाद जो बच्चे मुख्य परीक्षा पास करेंगे उन लोगों के लिए इंटरव्यू है जो 120 अंक के होते हैं, और यही 1020 अंक में बीपीएससी तय होता है कि आप कहां पे रहेंगे। तो अब सबसे मेन जो तैयारी है वह है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। ये सभी के लिए समान है और 600 अंक है, 900 में 600 तो सबसे मेजर पार्ट हो गया। बाकी ये ऑप्शनल, ये स्टूडेंट वाइज वेरी करता है। ऑप्शनल में कई बच्चे हैं कि सर हम बीएससी लिए हैं तो हिस्ट्री ले सकते हैं कि नहीं, ये तुम्हें खुद बीपीएससी और यूपीएससी कहती है कि तुम समझो क्या लोग, तुम किससे ऑनर्स हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं। जो विषय लेके तुम मैदान में कूदना चाहता है आ जाओ, जंग की तैयारी करो। ये तुम आर्ट्स से हो तो साइंस ले लो, कोई बच्चा बीए भी पास है, इच्छा है फिजिक्स लेंगे, तुम बढ़िया रखे हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। मैथ लेंगे ले लो, ये तुम्हारा मन पसंद है, जो लेना है उसको ले लो। तो ये ऑप्शनल में कहीं इसमें तो वैरी होगा, हर बच्चे का अलग अलग है, ये दोनों सबके लिए समान हो गया। तो अब हम लोग जीएस पेपर 1, 2 के बारे में भी थोड़ा देख लें। जीएस पेपर 1 ये आप 300 अंक का परीक्षा दोगे, 300 मार्क्स हो, और जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं। सबसे आसान जीएस पेपर 1 होते हैं, 2 थोड़ा सा टफ हो। जीएस पेपर 1 में सबसे पहले आपको आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। तो आधुनिक भारत का इतिहास और कला इतना सुरक्षित है कि वाकई परीक्षा देके मजा आ जाएगा। आपकी गलती से ही क्वेश्चन भले नहीं बने, बीपीएससी इसमें गलती नहीं कर रहा, मतलब आपको एकदम पहले से है अनुमान कि आएगा वही आएगा, लिख के आएंगे कि नहीं ये आप जाने। तो इतना आराम आपको आधुनिक भारत का इतिहास और प्लस कला दोनों में। दूसरा सेक्शन थोड़ा वैरी करता है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। एक करंट अफेयर की घटनाओं पर आपका विचार इसमें लिखना पड़ता है। और तीसरे नंबर है आपके सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिक्स। और इसमें मेन सबसे अच्छी बात है कि सांख्यिकी आपके 72 अंक के हैं। अब बताइए 300 नंबर में 72 नंबर आप घटा लेंगे तो कितना बच गया, जल्दी बताइए। 228। इसको 2 भागों में बांट देंगे तो 114 नंबर का हिस्ट्री है और 114 नंबर का करंट अफेयर। इसमें एक अच्छी बात है कि 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से बनाना है, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से बनाना है और 2 क्वेश्चन सांख्यिकी से बनाना है। तो कुल कितने प्रश्न बनाना है? 8 क्वेश्चन आपको बनाना है परीक्षा में, और इस 8 क्वेश्चन के लिए टाइम कितना होगा? 3 घंटा। समय का भी बहुत ज्यादा कोई किल्लत नहीं है। 8 क्वेश्चन जीएस पेपर में, एक प्रश्न का 250 से 300 शब्द में आंसर देना होता है, बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन इसमें सांख्यिकी थोड़ा समय लेता है। ये आप पर है कि कितना बढ़िया क्लास में स्पीड बना पाए। और जीएस पेपर 1 में मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे का या थोड़ा सा जो सांख्यिकी पर ध्यान दिया उसका नंबर यहां ज्यादा आता है। यूपीएससी बीपीएससी में 50 to 60% नंबर ला रहे हो, एकदम टॉपर वाला श्रेणी है। ये मत समझना कि कोई परीक्षा मैट्रिक और ये वाला आईएएस वाला नहीं है, 99 पॉइंट नंबर लाए 2%। इसमें जो आईएएस टॉप भी कर गए तो 60% से नीचे ही रहना है, उतना ही में आईएएस का फर्स्ट रैंकर। तो अब आपको स्थिति समझना कि 50% आ रहा है तो आप टॉपर श्रेणी में चल रहे हैं, 50 से 60, यानी लगभग मार्किंग मान के चलिए कि आप 60% इसमें 300 में 180, ऐसे प्रायः इसमें 190 ये अंक इसमें जीएस पेपर 1 में दिख जाता है। कारण मेन सांख्यिकी,
इसमें बच्चे जो गंभीर हैं वो 72 में 72 नंबर लाने में इसमें सक्षम। इसमें पूरे जो भी है छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सभी क्वेश्चन आपने सही किया तो एकदम 72 में 72, ये साइंस वाला नंबर हो। बाकी ये दोनों में तो एवरेज मार्किंग आपका रहेगा। उसमें भी नया क्रिएटिविटी सीखना पड़े। कोई ऐसा नोट्स नहीं है जो आप लिख के चले आओगे तो आप करो। आपकी मौलिकता उसमें झलकनी चाहिए, जांचने वाले को लगे कि ऐसा फर्स्ट बार देख रहे। हम भी जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उसमें कुछ गुंजाइश छोड़ेंगे कि आप कुछ नया सोच। जो बच्चे उसमें नया सोचता है हम भी खुश होते हैं कि नहीं वाह बहुत बढ़िया, देखिए हमने यहां तक बताया, इसने ऐसा डिजाइन सोच। और वो सब जो लड़के का जो कला देख रहे हो ना, वो कला से परिपूर्ण बच्चे ही बहुत अच्छा नंबर लाते। तो ये सब चीज इसमें आपको सीखना होगा। इसमें मुख्य रूप से जीएस पेपर 2 चले, यह भी कितने अंक का है, 300 अंक, सेम पैटर्न है। इसमें पहला नंबर है पॉलिटी। ये मेन जैसे उधर हिस्ट्री था वैसे इधर पॉलिटी। दूसरा नंबर इसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों मिला के। पिछले बार बीपीएससी जो एग्जाम हुआ उसमें ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया, सिर्फ इकोनॉमी रह गया। लेकिन यह निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल सकते कि अगले बार भी नहीं देगा। सिलेबस में दोनों है, ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है। और तीसरा नंबर में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये सांख्यिकी वाली भूमिका में साइंस टेक्नोलॉजी है, यानी यह कितने नंबर का है, 72 नंबर। तीसरा दोनों में 72। और फिर प्रश्न वही बनाने हैं, पॉलिटी से कितने, 3, इकोनॉमी से, इकोनॉमी ज्योग्राफी मिला के 3 और साइंस टेक्नोलॉजी से 2। यहां भी 8 क्वेश्चन लिखना है। कितने देर में, 3 घंटा में। कितने नंबर के लिए, 300 नंबर के। यानी फर्स्ट में आपको दिमाग में सिलेबस आ गया होगा कि जीएस पेपर 1 जब देंगे तो इसमें पहला सेक्शन ए फर्स्ट हिस्ट्री हो, दूसरा सेक्शन करंट अफेयर हो और तीसरा सेक्शन सांख्यिकी होगा। सांख्यिकी अब धीरे धीरे इधर 4 बार के पैटर्न से सिर्फ डीआई में बदल के रह गया। डीआई क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्या है, हम लोग उसी को सांख्यिकी में सीखें। इसके लिए कई बेसिक चीज आपका ठीक होना चाहिए। तो 72 अंक आपका सही हो जाएगा। परसेंटेज निकालने किसी बच्चे को आना चाहिए, डीआई डायरेक्ट नहीं बने। अब तुमको परसेंटेज नहीं निकालने आ रहा है, एवरेज निकालने नहीं आ रहा है, तो इसमें किसी क्वेश्चन का ही हिस्सा में एक कॉमन चीज है, हमेशा भेंट हो। तो हम एकदम जीरो से ही चलेंगे आपको। अब इसमें जीएस पेपर 2 में बता दीजिए, पहले पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए इन दोनों में हमारी जो भूमिका है, जीएस पेपर 1 जब आप पढ़ोगे तो पूरा भारत का आधुनिक इतिहास और कला ये खुद हम ही पढ़ाएंगे। ये पूरा हमारे साथ आप पढ़ेंगे। और इसके बाद सांख्यिकीय विश्लेषण डीआई, ये भी पूरा हम ही पढ़ाएंगे। तो अब आप बताएं 300 नंबर में जीएस पेपर 1 में ये दोनों हम पढ़ाएंगे, तो यह कितने नंबर का था, 114। और यह कितना है, 72। जोड़ देंगे तो हमारी भूमिका 186 अंक की है। 186 अंक में ये मान के हम चलते हैं कि कोई भी बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान इसमें दे देते हैं तो इधर से 50-60 के बीच एक एवरेज मार्किंग मान के चलो। और ये 72 में 72 आना ही आना है। अगर आप 122-23 नंबर सिर्फ ई 2 सेक्शन में ला रहे हैं, बढ़िया स्कोरिंग चल रहा। तो इसमें ये दोनों पिछले बार भी मुख्य परीक्षा में हमने पढ़ाया। पिछले बार इसमें कौन कौन बच्चे थे जो मेंस दिए हैं एग्जाम, हाथ उठाइए। चलिए दिए हैं, अच्छा कैसा गया, ये तो पढ़ाई था, ठीक लिखा है ना। तो देखिए इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल भी इसका रहा है, तो इसमें ऑफलाइन के भी स्टूडेंट हैं। तो पिछले बार भी कई लोग मेंस दिए यहां से, तो उसमें हमने जो सेक्शन पढ़ाया तो इसमें कहीं ऐसा नहीं, हम इसलिए हाथ में उठवाए ताकि क्लास में है
सांख्यिकी में भी 72 में 72 बच्चे बनाने में सक्षम थे। अगर उनको 71 आ रहा तो उनकी गलती। हमने जो चाहिए सांख्यिकी में बताया था और सभी क्वेश्चन सीधा वैसा ही था। हिस्ट्री में भी जो सीधा हम तो बहुत डिटेल इसमें पढ़ाए, क्योंकि कोविड के कारण ऑनलाइन वाले ही ज्यादातर पिछला मेंस में बच्चे पढ़े, बहुत कम ही दिन ऑफलाइन चल, तो उसमें हाउट पर भी हमने बहुत ज्यादा डिटेल क्लास दे दिया, चूंकि टाइम मिल गया। तो इसमें जो भी अंतिम में अनुमानित था सभी प्रश्न सीधा सीधा था, यानी इन दोनों में एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि हाँ सर दिक्कत। बाकी थोड़ा धोखा दिया करंट अफेयर, चूंकि इसकी कुछ सीमाएं नहीं, ये हम पढ़ाए भी नहीं थे तो इसकी सीमाएं भी नहीं है। केवल टीचर से चाहोगे तो इस बार भी कि केवल सर पढ़ा दे और हम पढ़ ले, ये नहीं हो सकता। बात समझ लीजिए, इसके लिए आपको खुद अपने से कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, अपने से लिखना होगा, ये खुद से करना हो। ये एकेडमिक क्लास नहीं है कि VVI है, ये BPSC है। कहां VVI को कहां भेज देगा किस साल तो वो भी नहीं जानता है, हम क्या जानेंगे। तो इसीलिए इसमें एक सबसे सुरक्षित यही है कि ओवरऑल पूरा पढ़ लीजिए और तब बढ़िया से इसकी तैयारी कीजिए। तो इस बार भी आपका करंट अफेयर में दो टीचर हम यहाँ पे आपका GS में इंक्लूड कर रहे हैं, एक दिल्ली से रहे, एक इधर ऑफलाइन से रहे, तो ऑनलाइन वाले बच्चे दोनों पढ़े और इधर के भी बच्चे दोनों से जुड़ सके। बाकी ये दोनों सेक्शन हम ही है, तो GS पेपर 1 सुखद जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। GS पेपर 2 में हमारी कोई भूमिका नहीं रहेगी। GS पेपर 2 में हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें तीनों आपके दिल्ली से ही तीनों ही टीचर, और जिस टीम को हमने जोड़ा है BPSC मुख्य परीक्षा के लिए GS पेपर 1 और 2, केवल यह दोनों के लिए एक कॉमन फी बता रहे हैं कि 20-22 हजार रुपया कोई कोचिंग ले रहा है, तो एक नॉर्मल फी मैं बता रहा हूं। बाकी GS की तैयारी के लिए यहां जो तुम शुल्क सुनते हो उसमें भी कई लोग आते हो, सर आओ कम नहीं। तो हमको धीरे धीरे लगता है कि अगर हम फ्री बोल देंगे तो 2-4 लोग आ जाएगा कि जी टेम्पू भाड़ा नहीं सर, वो भी आ जाएगा। हमको तो कभी कभी ये भी बात की चिंता लगती है कि अगर हम फ्री बोलेंगे तो 2-4 लोग आएगा, ये टेम्पू में बहुत खर्च हो जाता है, सब दे दीजिए हमको। तो हमको तो अभी लगता है। अब मामला है कि हम इसी कोर्स को 22 के जगह 12 लिखे, वो भी ऑफर में जो लड़के लेंगे उनको 6 ही था, धीरे धीरे वो अपना बढ़ते चला जाता। इतना न्यूनतम शुल्क में क्यों कर पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं करते? ये नहीं है कि बाकी लोग सिर्फ कमाते हैं, इसमें अच्छे टीचर की कमी है जो आपके अंदर ऐसा विचार डाल सके जिससे आपके कलम किसी भी क्वेश्चन पर चल सके। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां क्या आएगा इसकी कोई सीमाएं इसमें नहीं है, और किसी क्वेश्चन पे आपका कलम 3 घंटा चले, इसके लिए बहुत प्रकार का सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ता है, और उस सॉफ्टवेयर जो चढ़ाते हैं टीचर उनका फी बहुत ज्यादा। हम ही पढ़वाते हैं तो एक एक टीचर का 10 लाख 12 लाख रुपया कॉमन पेमेंट करते मीन्स। अब 10-10 लाख एक टीचर को पेमेंट करेंगे, अगर 3 टीचर इधर और 1 टीचर उधर भी हम रखते हैं तो 4 टीचर हैं, 40 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 40 लाख कहां से आएगा? वो आप जो एडमिशन लोगे उसी को करेंगे, या दूसरा उपाय होगा कि उतने अच्छे लेवल का टीचर नहीं रख, टीचर ही ऐसा रखें जो मामला 50-60 हजार में सरिया दे। तो वैसे टीचर एक किताब लेते आएंगे, लिखो जी, बीच बीच में कभी कभी रेखा लिया करेंगे, और उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर चढ़ाने का स्किल नहीं हो। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा मेंस परीक्षा खाली दिन कटेगा और कुछ नहीं होगा। तो हम लोग उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते। दूसरी बात, चूंकि 2-2 विषय हम खुद ही पढ़ा लेते हैं तो मेरा पेमेंट भी बच जाता है। तीसरी बात, आप लोगों का सहयोग ऐसा रहता है कि मुझे नहीं लगता है कि बिहार में BPSC मुख्य परीक्षा में हमसे ज्यादा बच्चे कहीं जुड़े होते। 6-6 हजार ही आपका शुल्क होता है, तो पिछले बार ही हमसे लगभग 700 बच्चे पढ़ रहे थे, तो 42 लाख आ जाते हैं, मिला जुला के पार लग जाते हैं। तो बच्चे की संख्या जो होते हैं उससे किसी से भी हम पढ़वाने में सक्षम हो जाते हैं। संख्या बल नहीं रहे तो कहां से होगा, फिर तो दिक्कत है, उतना पेमेंट नहीं कर पाए। तो उसमें आपका लोग का जो विश्वास होता है कि नहीं चलिए जुड़ रहे हैं, और इसमें हम एक पिछले बार भी छूट दिए, किसी टीचर से पढ़िए। जैसे पिछले बार ही पॉलिटी की जो बात चल रही थी, हमने टीचर रखा भी, पढ़वाना शुरू भी किया,
8-9 क्लास ही हुआ, बच्चे शुरू में अच्छा कहे, लेकिन 8-9 क्लास के बाद 50% बच्चे कहे कि सर इसमें लिखा ही नहीं पाएगा, कंसेप्ट नहीं बन पा रहा, लिखेंगे कैसे। तो अब सोचो कि दिल्ली के टीचर उतना पेमेंट दिया हुआ था, फिर बच्चों ने कहा, तो हम कहे कोई बात नहीं, अब उनका पेमेंट हम दे चुके हैं, हम एक और टीचर दिल्ली से लगा देते। बच्चे तैयार हो गए कि सर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी लगेगा तो हम देंगे। दूसरा टीचर रहता तो जरूर 1-1 हजार रुपया वसूल लेता, तो उसमें बच्चे दे भी देते। अब जहां दुख है तो वहां सुख के लिए क्यों नहीं दे। लेकिन हमने किसी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लिया। हमने कहा कि मेरी जिम्मेवारी है, तुम नहीं समझ रहे हो तो हम पेमेंट कर भी दिया तो उनसे भी पढ़वा देंगे, इच्छा है पढ़ो, नहीं इच्छा छोड़, बाकी हमारे ओर से बंद नहीं होगा, हम फिर दूसरे टीचर करें। और जो पिछले बार पढ़े हमने दूसरे टीचर दिल्ली से फिर उनको जोड़ा, दीपक सर भी पूरा क्वालिटी कंटिन्यू खत्म की, तो डबल टीचर दोनों ही दिल्ली से हमने कंटिन्यू करवा। तो इसमें इस बार भी जो हम कर रहे हैं, इस बार भी जो टीम है आपका, वो अभी वो टीम के साथ मैक्सिमम फी आपको लगना है, लेकिन यहां न्यूनतम पे आपके साथ वर्क कर रहा है। बात पैसों की भी नहीं है, बात है कि वक्त दोबारा नहीं आएगा। जो बच्चे पीटी एक बार पास हो जाओगे, उसके पास सिर्फ 3 से 4 महीना समय रहेगा बस। अभी से मेंस क्यों बोल रहे हैं, कारण जिस समय खुशी मनाने के लिए रिजल्ट आएगा ना, उस समय बीपीएससी एक दुख भी दे देगा कि मेंस परीक्षा फलाने डेट को होगा, घटाओगे तो 3 महीना बचे, तो लगेगा कि मिठाई दोस्तों में बांटे कि टेबल पर बैठे, और बैठेंगे तो इतना क्वेश्चन भेंट होगा कि लगेगा अब क्या करें, ये तो पार लगने का बात ही नहीं। तो बहुत मुश्किल क्षण होता है, अभी धीरे धीरे करके इसको हम लोग शुरू करेंगे। आप तब पीटी के एग्जाम देते हैं, इसमें स्पीड आएगा, अभी स्पीड धीरे हो, इसलिए अभी एक अल्टरनेट में भी रखे हैं, और एक सेक्शन जीएस पेपर 2 का और एक सेक्शन जीएस पेपर 1 का, अभी हम दोनों सेक्शन लेके चल रहे हैं। एक अल्टरनेट में हमारा क्लास हो जाएगा, अभी यहां से शुरू कर रहे हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण 72 अंक का है, यहीं से स्टार्ट करें, तो ये हमारा अभी स्टार्ट हो जाएगा, और ये हम ही पढ़ाएंगे। ये एक अल्टरनेट में है, और एक पॉलिटी इधर दीपक सर का स्टार्ट करेंगे, वो एक अल्टरनेट में हो जाएंगे। तो दोनों आपका जीएस डेली चलेगा, लेकिन एक अल्टरनेट में पेपर 1, एक अल्टरनेट पेपर 2 हो। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए और साइंस टेक्नोलॉजी के लिए इस बार उपेंद्र अनमोल सर के हम कर रहे हैं, ये दोनों ही सेक्शन रहेंगे जो दिल्ली के आपके द बेस्ट टीम, तो इसलिए दोनों ही सेक्शन जहां रहे तो आपका मैक्सिमम कहीं भी किसी तरह की समस्याएं नहीं रहेगी। तो इसमें ये दोनों सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों सेक्शन के साथ आपका ये 2 सेक्शन दिल्ली से उपेंद्र अनमोल सर रहे, यह सेक्शन आपके दीपक सर के साथ है, इधर का जो सेक्शन है ये पूरा दोनों हमारे ही साथ है, इसमें 2 टीचर आपके लगेंगे। तो इसीलिए जीएस पेपर 1-2 में एक टीम वर्क होगा, किसी एक व्यक्ति से ये कंप्लीट नहीं हो सकता। जितना ज्यादा लोग से मिलेंगे उतनी विचार आपके अंदर आएंगे, उतना ज्यादा लिख पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद हम लोग जरा देखें, जीएस पेपर 1 का सबसे बड़ी खासियत बताएं हिस्ट्री का। हिस्ट्री तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो फैसिलिटी है वो जीएस के किसी विषय में नहीं, ये भी समझो, सबसे हाई फैसिलिटी। ये हाई फैसिलिटी क्या है, 6 में 3 बनाए 3 छोड़े, इतना किसी में नहीं होगा। आगे पॉलिटी में भी होगा कि 4 में 3 बनाए 1 छोड़े, और हिस्ट्री में मेहरबान है, 6 में 3 बनाए 3 छोड़े। अब पहले से आउट है कि 4 लड़ेगा, 1 उसमें भी छोड़े। अभी हिस्ट्री ऐसा चल रहा है ना कि तुम परीक्षा देने के पहले क्वेश्चन नहीं मिलेगा और पहले से चिल्लाते रहोगे कि यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। 4 बोलोगे वो 4 लड़ेगा, 3 बनाना रहेगा, उसमें भी 1 छोड़ना रहेगा। इतना हाई फैसिलिटी किसी में नहीं। तो इतना बढ़िया जो सेक्शन है, जैसा अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 38। इसीलिए हिस्ट्री आसान हो जाता है। जो बच्चा पीटी पास भी करेगा, बैठेगा, तो उसको चिंता नहीं है, पहले से तुमको फिक्स है कि आएगा, तैयारी बढ़िया से करो। और तुमको 6 में 3 बनाना है, 4 निश्चित लड़ेगा, 2 छोड़ना भी। कई बार तो लगेगा छोड़े किसको, तो 4 एकदम ठीक है, मैं ये भी स्थिति होता। अब इसमें एक क्वेश्चन 38 नंबर का है, 38 गुना 3 114 नंबर का ही हो जाएगा। पाठ्यक्रम सुन लीजिए, मजेदार फेज।
पाठ्यक्रम में पिछले बार भी जो बच्चा 66 दिया है उन लोगों का सुन लीजिए। मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम, ये तीन पर बीपीएससी इतना खुश होता है, हर अल्टरनेट में एक चलाते रहता है। जैसे अब पिछले बार जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि 64वीं में मौर्य कला आया, 65वीं में पाल कला आया, तो पिछले बार के बच्चे को बोले थे कि जो 66वीं दे रहे हो उनको पटना कलम आए। पढ़ा सब दिए थे और पहले से ही जोर लग रहा था कि 63वीं में पटना कलम, 64वीं में मौर्य, 65वीं में पाल, तो 66वीं में पटना कलम आएगा। और ध्यान से पढ़िए, अब पटना कलम ही आया। 67वीं आप लोग देने जा रहे हो, तो मतलब समझ में आ गया है कि जी पटना कलम को पढ़ना है लेकिन छांट देना है, और मौर्य निश्चित अगवाया तो पाल पे रुक जाए। तो अब बताओ, ये दो सेक्शन में एक बनाना है, तो अब ये तो बीए वाला क्वेश्चन होगी। बीए में भी वैसा ही होता है, ज्यादा भार आईएससी में कि बीए में? आईएससी में 9th बाई लेबर एंड 10th बाई चांस, आईए बाई लेक्चर एंड बीए बाई डांस। सोच लो, बीए डांस कर करके निकल जाता गया तो इतना ही आएगा, वही आएगा। बीपीएससी का हिस्ट्री देखो वही। इसमें पहले से है कि मौर्य कला ने तब पाल कला आना है, मतलब वो आना है। हाँ, अब जब पढ़ोगे तब वहां टेंडेंसी समझाएंगे। हाल के 2-3 वर्षों में इधर फिक्स तो है कि यही आएगा, लेकिन इसके नेचर को थोड़ा बदला है। मतलब एकदम रटंत वाला नहीं होगा, अब तुमको इसी में पूछ जोड़ेगा। मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव लिखो, मौर्य कला की विशेषताओं को बताओ। अब इसमें कुछ कुछ हेड टेल जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो जोड़ने सीख जाएंगे तो कहीं भार नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो देखो, कला से बनना ही बनना है। दूसरा क्वेश्चन फिर गारंटी है, विद्रोह से पक्का पक्का आता है। तुम फिर समझ जाओगे 67वीं में कौन आएगा। देखो, हम क्यों बोले थे कि पहले से हल्ला करते रहना कि यही आएगा वही आएगा। 67वीं देखो तुम ही लोग बता दोगे। 66वीं में संथाल भी आया, मुंडा भी आया। 3 विद्रोह में अधिकतम 2 आता है, से एक ही रहता है, संथाल, मुंडा और 1857। ये 3 में कोई एक पक्का आता है। अब पिछले बार 2-2 आ गया, संथाल भी आया, मुंडा भी आया, तो 67वीं में पक्का है 1857 वीर कुंवर सिंह आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे सब, लेकिन जब वीर कुंवर सिंह की बात होगी, 1857 की बात होगी, तो 67वीं में कस के ध्यान देंगे, क्योंकि 65वीं यहां, 66वीं यहां, तो 67वीं यहीं गिरना। बाकी पढ़ना सब है, लेकिन अनुमान देखिए तो एक क्वेश्चन विद्रोह से भी बन जाएगा। तीसरा नंबर, इतना से एक क्वेश्चन निश्चित बनना है। अब जो बच्चे चंपारण सत्याग्रह और स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन, ये दोनों से ही जनरली रहता है। असहयोग सविनय से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। भारत छोड़ो आते रहा है, पाश्चात्य शिक्षा भी आते रहा, लेकिन हम इतना पूरा पढ़ाते हैं और कहते हैं एक क्वेश्चन फिर निश्चिंत हो जाओ। इतना पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन फिर निश्चिंत हो जाओ, और उसमें भी टाइम कम मिलेगा। देखो, रिपीट भी किया, 65वीं 66वीं दोनों में चंपारण सत्याग्रह दिया, चंपारण को रिपीट किया। पिछले बार भी हम सब पढ़ाते हैं, लेकिन अनुमान जहां है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इस बार स्वामी सहजानंद सरस्वती, जबरदस्त, पाश्चात्य शिक्षा और भारत छोड़ो, 3 सेक्शन देखिए, एक क्वेश्चन फिर बन गया। बनाना हिस्ट्री में कितना है? 3 क्वेश्चन पहले से आउट है। पाल कला, मौर्य कला 2 हो गया। इसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती, भारत छोड़ो आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा, और इसके जस्ट पहले में चले तब बताओ 1857 का विद्रोह, और बहुत होगा तो मुंडा संथाल। इतना पढ़े एकदम 114 नंबर क्लियर हो जाए। अब थोड़ा और स्टेपनी चक्का लगा दे, ये थाउट है, गारंटेड क्वेश्चन इससे रहता है। 2 क्वेश्चन रहता है, और इसमें अगर जिस बच्चे को चिंतन, इसमें 2 फायदा होते हैं। जिन बच्चों के अंदर थाउट अच्छा से पढ़ेंगे तो वो लोग इंटरव्यू के लिए अच्छा तैयारी हो जाए, चूंकि इन्हीं के चिंतन से
आपको इंटरव्यू में अपना भी कुछ चिंतन मिले। इंटरव्यू में पूछेगा आप किसे आदर्श मानते हैं, अब ऐसे ही झूठ मूठ का बोल दोगे गांधी जी तो क्यों मानते हैं, अभी वो भी लाइन बोल दोगे तो कहेगा कि बताओ गांधी जी का उद्योग के बारे में क्या चिंतन था, गांधी जी क्या चाहते थे, उद्योग बढ़े कि नहीं बढ़े? नहीं, तो ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि उद्योग उस देश में एकदम नहीं होना चाहिए जहां आदमी बेरोजगार बैठे हैं, मशीन एकदम नहीं होना चाहिए। मशीन का क्या काम है जहां आदमी बेरोजगार बैठ के ऐसे करके देख रहा है जैसे भी चल रहा है, तो उसी को लगवाओ तो उसको कुछ पैसा भी हो जाए। वो मशीन के खिलाफ है, उद्योग के खिलाफ है, वो लघु और कुटीर उद्योग के पक्ष में। सब चीज तुम्हारा उल्टा चलेगा। जो लड़का नहीं पढ़ा है, तुमको क्या लगता है पूरे राष्ट्र के बारे में, सब लोग नाम सुने होंगे रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुने हो ना, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रवाद की भावना पर टैगोर जी का क्या सोचना हो? तो ठीक उल्टा है। अगर हम टैगोर की भाषण अगर कहीं कोई आज दे दे और केवल टैगोर का नाम न ले तो उसे आज जेल हो जाएगा, जेल हो जाएगा। टैगोर कहते हैं ये क्या है, भारत आजाद हो, भारत का राष्ट्रवाद हो, ये सब एकदम बहियात बात। राष्ट्रवाद होना ही नहीं चाहिए। तुम जब पूरा पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि ऐसा ऐसा लोग बोलते थे सर, और उनका वो चिंतन तुमको लिखना हो। तुमको पूछेगा राष्ट्रवाद के बारे में टैगोर के चिंतन लिखे, नहीं पढ़े रहोगे, पूरा बड़ाई भरपेट करोगे। यहां सब उल्टा है इनका। मशीन के बारे में गांधी के विचार लिखो, भरपेट बड़ाई करोगे कि मशीन ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, और गांधी जी एकदम उल्टा है, होना ही नहीं चाहिए। पुलिस होना चाहिए कि नहीं, गांधी जी क्या कहेंगे, पुलिस नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है पुलिस के बारे में गांधी जी क्या कहे, कैसा पुलिस होना चाहिए? तो कहते हैं पुलिस होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन आ रहा होगा कि शांति कौन बनाएगा, पुलिस नहीं होगा तो वही बैठ के 1 महीना लगता है, 1.5 महीना केवल ये पढ़ने, इस सबसे लंबा पाठ। और ऐसे जिन बच्चों को चिंतन अच्छा हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि वो निबंध अच्छा लिख सकता है, इंटरव्यू बढ़िया दे सकता है, अन्य जगहों पर इसका उपयोग कर सकता है। ये लोग एक पिलर हैं। तुमको कुछ उल्टा बात भी बोलना होगा तो अपने नहीं बोल के इनके पीठ के पीछे रह के बोल देना है। टैगोर ने भी राष्ट्रवाद के प्रति ऐसी बात बोला था, मन में मेरा है लेकिन इनका नाम लेके निकाल दी, तब हो जाएगा। लेकिन इन लोग का विचार सुने रहेंगे तब ना, विचार नहीं सुने रहोगे तो नहीं हो। तो इसी में हमको थोड़ा हिस्ट्री में टाइम लगता है, उधर टाइम कम लगता है। और इससे गारंटेड हो जाता है 2 क्वेश्चन रहे। पिछले बार भी 2 रहा है, 66वीं में गांधी के विचार, नेहरू के विचार, जयप्रकाश के विचार, 2 एक में थे, 3 थे, हमको लगता है एक और 66वीं में सुभाष चंद्र बोस। 3 में कोई 2 पर था, 1 डायरेक्ट था। 2 थाउट हर बार रहा है, इस बार भी 67वीं देंगे, इतना से 2 क्वेश्चन बनेगा। और तुम्हें कुल हिस्ट्री में बनाना कितना है, 3। जिसको थाउट से एलर्जी लग कि सर इधर याद ही नहीं होता है, मत थाउट, खाली सुन लेना बस, हटाओ। बाकी 3 तो हो चुका है पहले ही, ये सब तो स्टेपनी चक्का। अरे हिस्ट्री में 6 आता है, 3 बनाना है। तो अगर लगेगा कि सर उधर नहीं पढ़ेंगे, थाउट पढ़ेंगे तब और अच्छी बात है, तुमको 2 यहीं से बन जाएगा, 1 उधर से निकाल लो। बोलिए स्टेप क्लियर हुआ सबका ना? अब हिस्ट्री के सेक्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। थोड़ा सा अब हम अपने विषय है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जैसे ही आपको अगले टीचर मिलेंगे पॉलिटी, वो अपनी बात करेंगे, फिर जैसे ही साइंस टेक के टीचर आएंगे वो अपनी बात करेंगे। हर का अपना अपना एक थाउट चिंतन हो। आपको एक पूरा सब की बात को सुनना हो। अच्छा सांस वही छोड़ सकता है जो अच्छा से खींचता। खींचोगे नहीं और सोच रहे होगे छोड़े खूब। कई लड़का है कि सर मेंस में लिखे खूब लेकिन सर पढ़ना नहीं पड़े। ये तो वही तरह की बात हो गई कि छोड़े सांस खूब लेकिन खींचे नहीं। अरे तुम खींच लो कस के, छूटेगा ही कस के, वो तो ऑटोमेटिक बात है ना। तो तुमको पूरा खींचना होगा, हर के विचार को समझना होगा, तब जाके निकलेगा। और अभी हम इसी सेक्शन से शुरुआत करेंगे, 0 लेवल्स। हम ये भी मान के चलेंगे कि 10वां में भी जो पढ़ा था वो भी भूल चुका है, केवल उसके अवशेष माध्यिका नाम बच रहा है, बाकी सभी लुप्त हो गया है। हम यहीं से चलेंगे, लेकिन 0 से चलेंगे
जो बच्चे साइंस नहीं भी रखे हो वो केवल मेरे साथ चलोगे। लगभग चूंकि आपका एक फाउंडेशन बैच है मेंस का, 2 तरह का है, अंतिम मूवमेंट वाला अलग रहता है, वो सिर्फ 15 दिन काफी। अभी हम इधर आपका लगभग 40 क्लास लेंगे और ये आपका डीआई तक पहुंचा के पूरा कंप्लीट करेंगे, 0 लेवल से चले। फिर जैसे ही एग्जामिनेशन का आ जाएगा, घंटी बजेगा, वो 10 दिन फिर प्रैक्टिस करवाएगा, फिर 0 से चलेंगे। तो जिसका पढ़ा हुआ है वो 10 दिन में लगेगा कि सर अब एकदम सही होगी। उसमें टास्क डेली जैसे जैसे टाइप पढ़ाएंगे वैसे वैसे देते जाएंगे, पिछले बार भी हमने दिया, तो उससे आपका अभ्यास लाइन एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए जीएस पेपर ये जो है 1 में सेक्शन 3 में सांख्यिकी आएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 4। यही जज करना होगा मेन कि किसे बनाने में उलझन कम है, क्योंकि सांख्यिकी देखने में ऊपर से आसान लगे लेकिन कई बीट होगा जिसमें उलझा देता है, और जिसमें उलझन कम है 4 में आराम से 2 क्वेश्चन आप बना सकते हो। और यही एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 36। 36 में 36 फुल लेंथ 72 नंबर का एक कवर होगा। और सबसे मजेदार बात सुन लीजिए, सांख्यिकी में सिर्फ 3 ही चीज पढ़ना है, सिर्फ 3 चीज पढ़ना है, बस सांख्यिकी खत्म। पाई डायग्राम, बार डायग्राम, दंड आरेख और लास्ट ग्राफ, खत्म हो। अब इसी में ये देखने में कुआं है, गहरा है। अब इसी में जब पाई डायग्राम चलेंगे तो पाई डायग्राम भी 2 तरह का होगा, एक डिग्री वाला, एक प्रतिशत वाला। अब उसमें तुमको सीखना है कि यह प्रतिशत बार डायग्राम है या सॉरी पाई डायग्राम है या डिग्री पाई डायग्राम। कोई बच्चे तो सोच रहा होगा सर व्हाट इज पाई डायग्राम। अरे तो पाई मतलब ऐसे पाई, और ये वृत्त वाला ऐसे ऐसे जब कोण बनता है तो जस्ट लाइक पाई है। इसी को हिंदी में वृत्त चार्ट कहते हैं। वृत्त चार्ट देखे हो ना, तो वृत्त चार्ट को ही पाई डायग्राम कहते हैं। और ये 2 तरह का हो सकता है, परसेंटेज बेस्ड और डिग्री बेस्ड। और बस इसका एक जगह आत्मा होता है। प्रतिशत पाई डायग्राम होगा तो सबका जोड़ 100 होगा, डिग्री पाई डायग्राम होगा तो सबका जोड़ 360 होगा। ये इसका आत्मा, इतना जिसके अंदर है धीरे धीरे उसमें आत्मा होगा, हिलडोल होने लगे। इसके बाद तब दंड आरेख पढ़ना है, बार डायग्राम। इसमें क्वेश्चन सिंपल बार डायग्राम से हो सकता है, मल्टीपल बार डायग्राम से हो सकता है, डिवाइडेड बार डायग्राम से हो सकता है, परसेंटेज बार डायग्राम से हो सकता है। इसमें कई डिजाइन। फिर जब ग्राफ आओगे तो सिंगल वेरिएबल का ग्राफ हो सकता है, डबल वेरिएबल का ग्राफ हो सकता है, ट्रिपल वेरिएबल के ग्राफ तक तुमको पूछ सकता है। और उसमें भी जब तीनों पढ़ोगे तो इन दोनों को जोड़ सकता है, इन दोनों को जोड़ सकता है। कई बार क्वेश्चन इन दोनों को भी जोड़ के दे देता है, एक पाई डायग्राम बना देगा, बगल में एक ग्राफ बना देगा, और दोनों को विश्लेषण करके तुमको निकलना पड़ेगा। कोई भी चीज सांख्यिकी में सबसे पहले आसान क्या है, किसी भी चीज का पहले क्या होगा? संग्रह होगा। अरे कोई भी चीज डाटा को हम लोग पहले कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको बढ़िया से हम लोग एक सारणी में या ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारणी, ग्राफ, चित्र हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तब उसका फिर कौन क्या किया इसका विश्लेषण कर सकते हैं। बात समझो, क्रिकेट खेल हो रही है। अब क्रिकेट खेल में चौका छक्का लग रहा है, लगाया जा रहा है, संग्रह की। संग्रह के बाद फिर दूसरा नंबर दिखाया किस ओवर में कितना रन मारा, ऐसे ऐसे वाला ग्राफ देखा हो, ये रिप्रेजेंटेशन हो। अब तब तीसरा कमेंटेटर विश्लेषण करने बैठेगा, इन्होंने अभी तक 28 मैच खेला है जिसमें एवरेज इतना रखा है, ये मैच में इन्होंने अभी तक इतना बनाया है, पूरा विश्लेषण सुनते हो। यही है, ये डाटा का कलेक्शन है, ये डाटा का रिप्रेजेंटेशन है। ये इसको डीसी कहते हैं, डाटा का कलेक्शन। इसको डीआर कहते हैं, डाटा का रिप्रेजेंटेशन। और इसको डीआई कहते हैं, डाटा का इंटरप्रिटेशन। और तुम लोग सीधे डीआई पढ़ना है, डीआई पढ़ना। अरे तो डीआई पढ़ना है, पहले कलेक्ट करेंगे,
फिर रिप्रेजेंट करेंगे, अब तब ना विश्लेषण होगा। यहां कलेक्ट हुआ नहीं, रिप्रेजेंट हुआ नहीं, अब विश्लेषण करने चल दिए, कैसे हो? तो हम लोग एकदम कलेक्ट करना पहले सीखेंगे, कलेक्ट के बाद रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, और रिप्रेजेंट जैसे जैसे करेंगे उसका ऑपरेशन करके एनालिसिस करेंगे, डाटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो अब डीआई के स्टेप से हम लोग शुरू हो जाएंगे। क्लास आपका हर अल्टरनेट में हमारा है सोम बुध शुक्र। MWF में आपका ए रहेगा जीएस पेपर 1 का अभी स्टैटिस्टिक्स। कुछ बच्चे जिनका इच्छा है कि केवल एक सेक्शन ठीक करें तो केवल स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ सकते हैं, उनका ऑनलाइन में भी केवल स्टैट सुविधा दिया गया है, ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं। या यहां भी इच्छा है कि सर अभी तीनों नहीं, एक सेक्शन ठीक किए रहेंगे, बाकी फिर हम अपना करेंगे। रिजल्ट आने के पहले स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर ले, मतलब रिजल्ट नहीं, परीक्षा होने तक ये खत्म हो जाएगा। परीक्षा जैसे ही हो जाएगा तब हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, वहां से न्यू बैच करके भी अलाउंस हो जाएगा। तो हिस्ट्री शुरू हो गया, सभी बच्चे वहां से जुड़ जाएंगे, और फिर जो नए बच्चे जुड़े हैं और जो पहले से हैं फिर से एक बार रिवीजन मारेंगे, तो पहले वाला का रिवीजन हो गया, नए बच्चे फिर से सीख जाए। बात क्लियर है ना सबका? तो अभी से जिन लोगों का है टाइम है, ध्यान दे सकते हो, केवल क्लास में आके पढ़ना। घर पर केवल हम इतना कम टाइम देंगे कि 15 मिनट से ज्यादा देखने का जरूरत ना पड़े, 15 मिनट देख के चलाना बस, बाकी जितना करेंगे क्लास में ही हो जाएगा। अभी स्पून फीडिंग करेंगे, एकदम चम्मच से मुंह में केवल चिबाओ। धीरे धीरे जैसे ही परीक्षा दे दोगे तो कहेंगे उठाओ चम्मच और अपने से खाओ, नहीं तो कहा नहीं ठेंगे, हर बार मुंह में डालेंगे तुम्हारा। तो धीरे धीरे तुमको अपने उलायक बना देंगे। अभी तुमको ज्यादा लोड मेंस का नहीं देंगे, अभी हल्का लोड के साथ बस अपना चलते रहोगे। तो ये आपका रूटीन हो गया। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये तीनों दिन आपका 2:30 बोलेंगे, लेकिन 45-50 के बीच क्लास स्टार्ट हो। रूटीन 2:30 रहेगा। अब किसी दिन विशेष इमरजेंसी, जैसे अभी मौसम खराब के कारण, आज मौसम खराब होता है जब वर्षा होते हैं तो मोटरसाइकिल वाले सब लोग छूट जाते हैं, जैसे ही छूटा पिक लोड हो जाते हैं, तो उसके कारण जाम के साथ वर्षा होने लगती है, तो मनाते हैं कि कंटिन्यू तब तक पड़े जब तक हम पहुंच न जाए, तब सही है। अगर बीच में थोड़ा भी छूटा तो उस कंडीशन में जाम ज्यादा हो जाता है, फिर तो जो लोग छिपे हुए थे सब निकले तो अचानक लोड बढ़ जाते हैं। तो उसी कारण पिछले दिन भी आज भी थोड़ा अनुमान से ज्यादा लेट हो गया, नहीं तो प्रायः 15 से 20 मिनट हम वही लेट पे रूटीन पे चलते हैं। तो इधर थोड़ा लेट का कारण यही रह गया कि उसमें कुछ स्थितियां होती है जहां अपने हाथ में कुछ नहीं। जैसे आप बैठ के झक मारते रहते हो कि इतना लेट होगा, उसी तरह हम भी बैठ के झक मारते हैं कि हेलीकॉप्टर लहता ना तो उड़ जाता, लेकिन कर क्या सकते हैं, उड़ तो सकते नहीं, वहां जो है उसके साथ झेलना पड़ता है। हाँ, ऑनलाइन केवल क्लास होता तब तो हमारी गलती रहती, वहां से डायरेक्ट शुरू होते, तो ऑनलाइन में 15 मिनट से ज्यादा लेट हम नहीं करते, लेकिन ऑफलाइन में तो सड़क से गुजर के आना पड़ता है, तो स्थितियां हमारे हाथ में नहीं रहती है। और आप लोग का सहयोग भी रहता है, हम भी कोशिश करते हैं कि जो लेट हुआ है हम जाए लेट भी तो उसकी भरपाई कर दें जितना मुझे करना है, तो वो मेन है, वो भरपाई हो जाएंगे। तो आज केवल हम कोशिश किए कि जीएस पेपर 1-2 में एक जो भूत बैठा हुआ था मेंस पता नहीं क्या, तो वो धीरे धीरे निकल जाए, हल्का इंटरेस्ट लगे कि ना हल्के है, बहुत भारी भी नहीं है जितना हम सोच के डर रहे। तो अब धीरे धीरे डर तो भगाना होगा, और सोमवार से नई कॉपी एक ले लीजिएगा, पुराना वाला रैक में से निकाल के आप पीछे से मत सधाने लगिए, बात समझ लीजिए। नई कॉपी, कंपास, स्केल, पेंसिल, कलम इतना लेके आइए। शुरू में अभी 3 दिन एकदम 0 लेवल से चले, अभी केवल परसेंटेज निकालो, अनुपात निकालो, एवरेज निकालो, यही सब कई लड़के का लकवा मारे रहता है। तो जिसका यही सब लकवा ग्रस्त है तो स्टैट में कैसे 72 आए? तुमको कोई बात, ये सब बेसिक एकदम ठीक रहना चाहिए। तो हम लेकिन वहीं से चलेंगे, धीरे 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 हम आपको पकड़वा देंगे जहां स्टेप्स है। चलिए, और कोई बात है तो अब अपनी बात 2 मिनट रख सकते हैं। चलिए जल्दी से बोलिए, बोलिए कसके। राइटिंग का भूमिका, अच्छा बैठ जाइए। कोई भी चीज किसी भी, देखो 2-3 बात है, माध्यम ये कहीं बाधा नहीं है कि हम हिंदी में लिख रहे हैं कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये कहीं नहीं है। मेन है कि आप जो लिख रहे हैं
वो कितना स्पष्ट लिख रहा है और कितना टू द पॉइंट लिख रहा है, ये ज्यादा जरूरी। अब इंग्लिश मीडियम ही लिख रहे हैं और पास कर जाएंगे, ये सोच के कोई इंग्लिश मीडियम ले रहा है, तब तो हर इंग्लिश मीडियम का बच्चा पास हो जाना चाहिए। फिर इंग्लिश मीडियम वाला फेल क्यों करता है? हाँ, इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट ज्यादा आता है, ये बात बढ़िया कर रहा है। कारण है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, कुछ बच्चे जो रिजल्ट दे रहे हैं उनके अंदर एक गंभीरता का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम में मटेरियल की उपलब्धता थोड़ा ज्यादा है, जो करंट अफेयर वगैरह में उनके पास प्लस पॉइंट हो जाते हैं। और तीसरा, उनकी अभिव्यक्ति, अब जो बच्चे बचपन से थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो स्कूल कम, उनके लिए पर्सनल ट्यूशन रहना, स्थिति रहना, उनके लिए आर्थिक रूप से भी गार्जियन का मदद ज्यादा रहा। हिंदी मीडियम में हमारे ज्यादातर वैसे बच्चे हैं जिन्होंने संघर्ष किया, उनके पास स्थितियां सामान्य नहीं थी, तो छठा तक उनको याद भी नहीं कि कैसे कैसे पार हो गए। फिर उसके बाद किसी तरह से फिर रेंगे हैं, संघर्ष किए, और उन स्थितियों से उठ के उनको आना पड़ता। तो हिंदी मीडियम में भी रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा अनुपातिक कम है। तो ये सोच के इंग्लिश मीडियम लेना उचित नहीं है। आपका इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे मातृभाषा में ही तो सोचेंगे, बाकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द उनके पास ज्यादा है तो उस पर रिप्रेजेंट कर सकते। अब देखो, सांख्यिकी में कोई जरूरी नहीं है, 2-3 चीज केवल इसमें ब्रेक लगाते हैं सांख्यिकी में, जैसे 12/2। अब कई बच्चे काटने में स्पष्ट दिखना चाहिए कि 6 आया। अब इसके बाद कई लड़के बगल में सिग्नेचर मारते हैं, ये आंसर लिखा हुआ है कि तुम्हारा दस्तखत है ही। तो ये सब सांख्यिकी में रोकेंगे, ये सब ऐसे नहीं करना है। हिंदी माध्यम के बच्चे एकदम आराम से इसको लिखेगा, अभिष्ट उत्तर। कई बच्चे को उत्तर तक लिखने नहीं आता है, उत्तर न रहेगा जी। तो यहाँ पे बराबर 6, इकाई है तो इकाई, नहीं है तो नहीं। अंतिम में समय बचा तो इसको खूब बढ़िया से घेर के इतना साफ सुथरा लिखना है कि जांचने वाला का मूड प्रसन्न हो जाए कि बहुत बढ़िया। मैथ है, हो सकता है हम इसको बना रहे हैं, इतना के बाद लगे कि ना गलत करती। कई लोग बड़ा बेरहमी से काटता है, लगेगा कि एकदम पेज तक को उड़ा दे। कई लोग तो इतना नालायक है कि पेज भी बीच से फाड़ के लेके चलाता है। उन लोग का मेंस होगा, तुम्हें गलती हो गया तो कोई बात नहीं, इसको गंदा नहीं करना है। हम छठा क्वेश्चन बना रहे हैं, हमें लगा कि यहाँ के बाद गलत है, यहाँ काट दीजिए, फिर छठा बनाएं। तुम जांचने वाले को हमेशा अपने से तेज समझो, और तुम लोग यही करते हो, जांचने वाले को अपने से मूर्ख समझते हो कि पता ना मूर्खों को दिखाई देगा कि नहीं, इसको बिगड़ दे। उसको अपने से तेज समझो कि ना जो जांच रहे हैं वो लोग तो ठीक है, इतना से कर ले। बाकी जो विषय है, अब सांख्यिकी में बहुत ज्यादा तो भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो सेक्शन होते हैं, जैसे हिस्ट्री, जैसे आपका पॉलिटी है, जैसे आपका करंट अफेयर है, जैसे आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक है, किसी भी आंसर को लिखने के लिए आपको 4 पार्ट जो मेन है, ऐसे 3 पार्ट भी सोचते हो, भूमिका, वर्णन और निष्कर्ष। बस ये 3 पार्ट में कैसा संतुलन रखे हो। वर्णन में हमेशा खोजते रहो कि क्या इसमें कोई चित्र की गुंजाइश है, कहीं लगे तो उसको डाल दो, थोड़ा सा भी लगे ना तो उसको डाल दीजिए, थोड़ा भी लगे जीएस में एकदम अपने अनुसार से इसको मेन चली। अब अपना कोई भी सेक्शन आपको रहे, जैसे भारत में संघात्मक व्यवस्था है कि एकात्मक व्यवस्था है, आपको क्या लगता है उसका उल्लेख करिए। पॉलिटी का एक क्वेश्चन ले ली, तो भारत में संघात्मक है कि एकात्मक है। संघात्मक का मतलब क्या होता है? संघात्मक का मतलब क्या होता है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, मुख्यमंत्री का पावर है और उधर प्रधानमंत्री का पावर है, तो इसको कौन व्यवस्था कहेंगे? संघात। और संघात्मक जब भी होगा तो वहां क्या होगा? लिखित संविधान होगा, नहीं तो कब फटाफटी करेगा कोई गारंटी है? एकात्मक का मतलब अकेले अकेले, नाम ही एकात्मक है, एक जगह से चल, हम खुद पढ़ा रहे हैं और हम ही मालिक रहे, तो क्या जरूरत है लिखित संविधान का? लेट आने पर लिखित, मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, क्या जो हम ही मालिक हैं, कोई लिखित संविधान नहीं।
हमारा जो इच्छा करेगा वैसे करेंगे। हमारी इच्छा होगा कि आज ही करके हटा देना है तो हटा देंगे। तुम आएगा सर हटा दिए तो हाँ अभी हम ठीक कर रहे हैं। क्यों? व्यवस्था कैसी है? एकात्म। लेकिन अगर संघात्मक होंगे, हम पढ़ाने आ रहे हैं, बिल्डिंग दूसरा का है, तो अब निश्चित रूप से वहां और हमारे बीच एक लिखित एग्रीमेंट हो। लिखित एग्रीमेंट के बाद निश्चित रूप से एक को गवाह बनाएंगे जो निष्पक्ष रहना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा कि भाई कभी गड़बड़ हो तो आप ऑर्डर जजमेंट कीजिए कि मेरे सामने हुआ। तो बताओ स्वतंत्र न्यायपालिका किस में होगा? संघात्मक में। तुमको कहेंगे बताओ लिखित संविधान किस में होगा? संघात्मक। किस देश में लिखित संविधान नहीं है? तो जहां भी एकात्मक व्यवस्था है, लिखित संविधान नहीं है, चाहे वो ब्रिटेन रहे चाहे जो रहे। तो सीधा बात समझो कि एकात्मक है तो लिखित क्यों रहेगा? पावर खुद अपने रखा। अब बताओ इसमें जल्दी से अगर हम कहें कि नागरिकों का दोहरी पहचान किसमें होगा? दोहरी पहचान माने केंद्र का भी पहचान, राज्य का भी पहचान किसमें होगा? संघात्मक में हो। इसमें दोहरा ना होगा। इसमें क्या होगा? एकात्मक हो। तो हर चीज। अब देखो तुमको क्या लग रहा है, इंडिया में कौन है? संघात्मक लग रहा? अच्छा ठीक है, तुम्हारा बुद्धि हम ठीक कर देते हैं। तुम बताओ तुम्हारी दोहरी पहचान है? तुम अपना वोटर कार्ड निकालो, आधार कार्ड निकालो, उस पर बिहार सरकार लिखा है कि भारत सरकार? तो तुम भारत सरकार में लिखाए हो। कहां बिहार सरकार वाला लिखा हुआ? तुम्हारे पास कोई कार्ड है? ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो तुम्हारा भारत आवासीय निवासीय जो भी है वो भारत सरकार के पक्ष में। बिहार सरकार है तो सब राज्य में मानता नहीं, भारत सरकार है तो सब जगह मान। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग को दोहरी, ये बताओ, हम लोग का दोहरी पहचान है। इंडियन भी है, बिहारी भी है। कहीं जाओगे घूमने, कहां से है जी? तो भारतीय। अरे वो तो समझ रहे, कहां? बिहार। अरे बिहारी है, ये संघात्मक है, लेकिन बिहारी का कोई कार्ड नहीं है, भारत का ना कार्ड हो गया। अच्छा चलो दूसरा, एक चीज तो हम लोग देख रहे हैं कि कार्ड एक है भाई। अब ऐसा ऐसा 3-4 चीज और देख लीजिए। हम लोग के यहां बताओ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दो होना चाहिए किसमें? संघात्मक में। लेकिन हम लोग क्या किए? मुख्यमंत्री के बगल में केंद्र द्वारा राज्यपाल भेज दिए, इसको पावर देके बैठाए हुए हैं कि इधर उधर करे तो हटा दीजिए राष्ट्रपति शासन। तो बताओ ये संघात्मक है कि एकात्मक है? अब बताओ हम ऑफिस में जिससे पार्टनरशिप किए वहीं बगल में एक अपना आदमी बैठा दे और कहीं इधर उधर करे तो इसको हटा देने का इसको पावर देते, तो एकात्मक क्यों ना हो गया? संघात्मक माने दोनों का पावर होना चाहिए। अब बताओ दो तरह का पुलिसिंग है, राज्य सरकार का पुलिस और केंद्र सरकार का पुलिस। ये संघात्मक बताता है। लेकिन सुन लो, राज्य सरकार से कहता है कि डीएसपी से ऊपर बहाल मत करो। हाई पावर जो पुलिस होगा एसपी डीएम केंद्र सरकार भेजेगी। अब बताओ आईएएस केंद्र सरकार भेजेगी, इधर बीपीएससी से डीएसपी, तो डीएसपी ऊपर है कि एसपी? एसपी। उसका चयन कौन किया है? केंद्र सरकार। जब कह रहा है एसपी तुम ऐसे, मेरा बात तो नहीं सर आपका, डीएसपी गया। तो ये बताओ संघात्मक है कि एकात्मक है? अब तुमको ऐसा 20 उदाहरण देंगे और तब पूछेंगे भारत में क्या है? भारत में क्या है जी? संघात्मक है? संघात्मक है कि एकात्मक है? तो यहीं पर निष्कर्ष है तुम किधर रहते हो, ये डिसीजन है। अब तुम एक तरफ रह रहा है, कितना पॉइंट सोच सकते हो, किधर कितना बात सोच सकते हो, ये मेंस की स्थिति जो होगी ना पीटी से एकदम अलग होते हैं। इसमें है कि बच्चे के अंदर कितना पॉइंट सोचने की क्षमता विकसित हो। अब हम क्या करते हैं वो सुनो। पॉइंट सोचना तो एक बात हुआ, अब जो तेज बच्चा है उन लोग परीक्षा हॉल में क्या करेगा? उन लोग परीक्षा में एक नया चीज सोचेगा। एकात्मक संघात्मक दोनों है, तो हम दोनों है तो एक ऐसा पॉइंट सोचते हैं कि इसमें दोनों बात चले। अब ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं तो अपना यूज किए और इसी में डिजाइन का हम पत्ता बना दिए और इस पत्ते में हम लोग इसकी खूबसूरती को लिख रहे हैं और इस गमला में कहे संघात्मक व्यवस्था है और इसमें एकात्मक व्यवस्था है और इस गमला में लिखे स्वतंत्र न्यायपालिका, इसमें हम लोग लिखे नागरिकों की दोहरी पहचान। ऐसा 7 पॉइंट सोचे तो 7 पत्ता इधर बनाए, फिर इसमें चले तो 6-7 पत्ता इधर बनाए और तब इसकी व्याख्या की। तो ये बाकी बच्चे से एकदम अलग होगी। बाकी बच्चा तो सीधा लिख रहा है और तुमने क्या किया? कुछ डिजाइन सोच। अब जांचने वाला अचानक देखेगा संघात्मक का पेड़, एकात्मक का पेड़।
और दोनों के डाली एक दूसरे से मिला हुआ ये भारत है, ये भारत का पेड़ है। इंडिया ऐसे कर दिए तो जांचने वाला शुरू में ही समझ गया कि लड़का दोनों समझ रहा है, और तब निष्कर्ष दे रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो ढांचा हमारा है वो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक। ढांचा के अंदर आत्मा है, और वो दोनों प्रॉपर्टी जब दर्शाने लगे तो हुआ कि ना इक्वालिटी जबरदस्त दिखा। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हिस्ट्री में भी मौर्य कला हो, पाल कला हो, जितना फिगर सोच सकते हो, ये वाली बात तुम्हें बाकी भीड़ से अलग करेगा। हमने ऐसा बनाया, तुम नया डिजाइन सोचो, हमको तुम उससे नया दिखाओ कि सर हम ऐसे सोच रहे हैं, तब हम फिर सोचते हैं कि ना ये लड़का और बढ़िया सोचा, और उसमें जो जितना बढ़िया सोच रहा है उतना बढ़िया रिजल्ट लाए। केवल मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुमको पीडीएफ दे दे, अल्लो जी रट जाओ हो जाए। अरे जिस जगह का परीक्षा का प्रश्न पहले से आउट है, मौर्य कला आएगा, तो मौर्य कला का पीडीएफ तो नेट पर खोजोगे दुनिया भर का मिले। उसमें भी मौर्य कला में ज्यादा नंबर किसको आएगा, जिसका सॉफ्टवेयर चढ़ेगा, नई एक्टिविटी सोचेगा, उसके लिए हम है, ना कि लो पीडीएफ। कई बच्चा केवल उसी को बटोरने में लगा रहता है, और हर बार बटोर के सोचता है आराम से पढ़ेंगे, फिर बटोर लिया आराम से पढ़ेंगे, इतना बटोर लिया या पढ़ा नहीं जाएगा, ये भी कर लेता। तुम जो लिखोगे वही पीडीएफ है, उससे बढ़िया कोई आंसर नहीं है। तुम अपना आंसर को सर्वश्रेष्ठ मानो, तुमने लिखा है तो तुमसे याद भी हो जाएगा। तुम जितना पीडीएफ है उसको समझने के बाद अपना एक चित्र बनाओ, कहो कि हम जो लिख दिए ये द बेस्ट है, ये सबसे बड़े। 3 स्थितियों से आपको गुजरना होगा। पहला चरण क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन का हम बोलेंगे आंसर लिखिए, इसमें लिखवाएंगे भी। मेंस में सब बच्चे, ऑनलाइन में भी जो बच्चे रहते हैं सबका आंसर जांचते हैं। अभी तो लोड नहीं दे रहे, पीटी एग्जाम दोगे तो पेड कोर्स वाले का टेलीग्राम चैनल बनाते हैं, पिछले बार भी था। उस टेलीग्राम चैनल पर जो एक्टिव बच्चे हो क्वेश्चन देंगे, उस पर लिखिए, डालिए, सब एक दूसरे का आंसर पढ़ सकते हैं। उसमें केवल पेड कोर्स के बच्चे होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन का कई आंसर, और उन आंसर को आपको मेन ध्यान रखना। पहला चरण में बच्चों का अंदर क्या है, कोई क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि लिख के लाना, लिखता नहीं, 3 लाइन लिखेगा, अब वो कर देगा बेरहमी से ना, फिर इधर आगे कहेगा लिखा दीजिए सर, अच्छा चलो लिख लो। और जब हम लिख के लाया है 5 लाइन, लेकिन हम बोलेंगे लिखो जी, अब हम लिखा दे रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपना वाला सब काट के लिख ले, एकदम मानेगा कि जो सर लिखाए द बेस्ट है। ये पहला चरण है। इस चरण में तुम जब तक रहोगे, पीटी पास कर गए हो, मेंस नहीं पास करोगे। देखो ये पहला चरण है, मेंस नहीं पास करोगे जब तक ये सोचते रहो। धीरे धीरे 1 महीना बीतेगा तब दूसरा चरण आएगा, और दूसरा चरण में आ जाओगे तो अपना भी लिखोगे, और हम भी लिखाएंगे तो ये काटोगे नहीं, मेरा भी लिखोगे। आप फिर पढ़ के मुस्कुराओगे कि हम भी लगभग तो लिख ही दिए थे, जैसा सर बोल रहे थे वैसा ही हम भी कर लिए। तो ये सेकेंड चरण है, यहां से पास होने का लक्षण आने लगा। 1 महीना बाद है, तीसरा महीना में फिर तीसरा चरण आएगा, अगर लगातार जुड़े रहोगे तब। और इस चरण में जो तुम लिखे हो फिर हम लिखाएंगे, तब दोनों का आंसर पढ़ के और अपना फुल पत्ती देख के आप मुस्कुराओगे कि सर से अच्छा तो हम ही लिख दिए हैं, हमको लिखवाने के लिए भेजिए सर स्टेज पर, हम ही लिखवा दे, फोटो बना दे। ये अगर सोचने लग गया तो ये लड़का टॉप करेगा। ये अच्छी स्थिति नहीं, द बेस्ट स्थिति। तुम्हें यहां तक पहुंचना है, हमसे भी बढ़िया, क्योंकि हमारी तो सीमाएं होगी ना। हम किसके लिए आंसर लिखा रहे, सबके लिए, ताकि एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सके। तुम किसके लिए लिख रहे हो, जांचने के लिए, द टॉप में रहे। तो दोनों के बीच जब इतना का अंतराल है तो तुम्हारा आंसर क्यों नहीं अच्छा होना चाहिए। तो तुम साइकिल सीखते हो, देखा है साइकिल सीखने 3 स्थिति से गुजरता है। पहला स्थिति में क्या होता है, सिखाने वाले को एकदम अपने से श्रेष्ठ मानता है। शुरू में इधर लपा उधर लपा मार के एकदम ठीक किया, सिखाया, जब सीख भी गया हल्का फुल्का सीखा, चलो बाजार में, ना आप ही चलाइए, हम बैठ के चले। डर रहा है, और सिखाने वाला चला रहा है तो निश्चिंत है कि ना ये तो बढ़िया चलाते। ये सीखने वाला नहीं स्थिति है, प्रारंभिक चरण। दूसरा स्थिति में क्या होता है, अरे आप चलाइए चाहे हम चलाइए, बैठ जाइए ना, एक के बात,
एक ही बात है, अगर हम चला रहे हैं तो आप बैठिए, लेते चलते हैं, या आप चला रहे हैं तो हम बैठ जाए। अब हम भी सीख गए। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, तीसरा चरण, रोड पर जब हाथ छोड़ के चलाने लगे तब सोचने लगते हैं सिखाया है, हमारे जैसा चला लेगा क्या। इसका मतलब हुआ कि वो सीख गया। तो तुम्हें वहां तक पहुंचना है, तो ये धीरे धीरे होगा, एक दिन की क्रिया नहीं है कि छुए और ऐसी क्रिया हो जाएगी। तो खैर, ये अभी सोचने वाली जो क्रिया है पीटी एग्जाम बाद, अभी तो मैथमेटिकल क्रिया हमारे साथ हो रहा है, तो मैथमेटिकल में सोचना उतना नहीं सिखाएंगे, अभी तो सांख्यिकी चलेगी। पीटी जैसे ही दो दोगे तो हिस्ट्री चलेगी, और हिस्ट्री हमारा जो क्लास होगा उसमें हम इस प्रक्रिया पर पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर एक स्किल विकसित हो जाए, और तब आपका द बेस्ट स्थिति हो जाएगा। तो चलिए अब मेंस के लिए हम लोग अभी क्लास यहीं तक करते हैं। चलिए अभी जस्ट हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे को कुछ दिक्कत बोल सकते हैं। मैथिली ऑप्शन, मैथिली का मेन ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑफलाइन करोगे तो हमारे ही मित्र हैं सुरेंद्र रावत, मैथिली करते हैं, आप पढ़ सकते हैं उनसे, और जो फी होगा हमारा नाम लोगे तो कुछ कम भी कर देंगे। एलएसडब्ल्यू और हिंदी, ये दोनों का ऑप्शनल जल्द ही शुरू होगा, तो अनाउंस करेंगे, न्यूनतम फी में आपका ये दोनों हो जाएगा। चलिए दिल्ली में है, बहुत बढ़िया, दिल्ली से काफी बच्चे पढ़ते हैं, और दिल्ली से आप यहां पढ़ रहे हैं तो आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा कि दिल्ली में कितना फी का अंतर रहता है और हम कितना न्यूनतम फी में आपको कितना ज्यादा कर सकते हैं। चलिए जो बच्चे जहां से हैं खूब बढ़िया से इत्मीनान से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। चलिए हाँ, जीएस पेपर 1, 2 दोनों स्टार्ट होगा, एक दिन पेपर 1, एक दिन पेपर 2। पॉलिटी दुर्गा पूजा के जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सभी को। अब आपका यहीं तक, जो भी आपको लिखना होगा लास्ट में इसी तरह से कमेंट करिएगा। साइंस टेक में अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ोगे तो ज्यादा बढ़िया मजा आएगा, ये काफी बढ़िया है। करंट अफेयर में एक दिल्ली से होंगे, एक त्रिवेदी सर होंगे, 2 टीचर आपके वर्क करेंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल लिए थे, खत्म जो कोर्स हो गया तो खत्म हो गया, अब नया 67 के साथ आप अपना रिन्यू करा लीजिए उसको। ज्योग्राफी ऑप्शनल कल से शुरू हो जाएगा, ऑप्शनल पेपर कल से शुरू होगा। पॉलिटी दशहरा बाद जस्ट शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में अगर त्रिवेदी सर नहीं है, त्रिवेदी सर अगर आपका अगर इकोनॉमिक्स में उपेंद्र अनमोल सर ही रहेंगे। चलिए पॉलिटी में करण सर दीपक सर कहेंगे तो दोनों हो सकेंगे, नहीं तो दीपक सर का क्लास मेन शुरू होगा। चलिए तो ये आपका कल ऑप्शनल होगा, परसों फिर आपका चलेगा, ठीक है। चलिए सभी का आपको डेमो क्लास इधर मिलेगा, आप अपना देख लेंगे। टीटीएस में ऑप्शनल चलेगा और दीपक सर का चलेगा दशहरा बाद। चलिए अभी आपका यहीं तक।